आज बच्चों हम अगला आपका वो पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर का अगला पेज पढ़ेंगे, सेकंड पेज पढ़ेंगे। कि पहले पेज पे हमने पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज बादशाह मुगलों की कमजोर होती सत्ता का फायदा उठाते हुए भारत में शक्तिशाली हो जाते हैं। करने व्यापार आए थे, लेकिन भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और उनकी ये कहानी कैसे शुरू हुई थी वो हम इस पेज से शुरू करेंगे। कि अंग्रेज, पिछले पेज पे हमें उनके शक्तिशाली होने का पता चला, और अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो शक्तिशाली कैसे हुए हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व मतलब ये पूरी दुनिया का मैप है। ये पूर्व वाला हिस्सा है, और ये पश्चिम वाला। यहाँ पर ये वाला आइसलैंड के नीचे जो छोटा सा वो दिखाई दे रहा है, ये इंग्लैंड है। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो वहां की महारानी थी, इंग्लैंड थी, उससे एक चार्टर या इजाजतनामा लेके ऐसे ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप तक से होते हुए भारत आए थे। तो इस इजाजतनामे का क्या मतलब था? ये मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी, व्यापारक कंपनी, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का के साथ होड़ नहीं कर सकती, कंपटीशन नहीं कर सकती। ये इंग्लैंड हो गया, वहां की कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनियां, वहां की महारानी उनको इजाजत देती है कि जाओ तुम पूर्व के इन देशों में जाके व्यापार कर लो, और आपके पास आपके साथ कोई भी और कंपनी वहां नहीं आएगी। मतलब ये यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। यहाँ की इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि आप व्यापार करने जाए पूर्व के देशों में जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कहा कि यूरोप की कोई भी कंपनी आपको कंपटीशन देने वहां नहीं आएगी। आगे पढ़ते हैं। इस चार्टर जो महारानी एलिजाबेथ ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को दिया, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। मतलब कि हम चित्र में देखते हैं कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, वो इधर से आके इन देशों में आकर, पूर्व के देशों में आकर वस्तुएं सस्ती खरीद कर फिर वापस जाकर यहाँ यूरोप के देशों में महंगा बेचकर प्रॉफिट कमा सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि और कोई यहाँ पर व्यापार करने नहीं आ सकता। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही वाणिज्य कंपनियां मतलब जो कंपनियां, मतलब जैसे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो पूर्व के देशों से यहाँ से सस्ता माल खरीद कर यहाँ यूरोप में जाकर महंगा बेच के प्रॉफिट कमाएगी, मोटा प्रॉफिट कमाएगी। तो वाणिज्य का मतलब भी दे रखा है कि ऐसी व्यापारक कंपनी जहाँ उद्यम जो सस्ती कीमत पर वस्तुएं खरीद कर महंगा बेच के प्रॉफिट कमाती है। लेकिन ये जो कंपनी है, चाहे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अगर इसके साथ कोई कंपटीशन करने वाला नहीं होगा तो प्रॉफिट कमा लेगी, नहीं ये प्रॉफिट नहीं कमा सकती। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। मतलब कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली आएगी पूर्व के देशों में तो ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, वैसे अगर कोई और दूसरी कंपनी आएगी तो वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से रोक नहीं सकता था। जो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनियों को कंपनी को चार्टर या इजाजतनामा, जिसके अनुसार वो समझ रहे थे कि पूर्व के देशों में हम ही व्यापार करेंगे और कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो चार्टर वो काम नहीं कर सका जिस काम के लिए वो दिया गया था। यूरोप की दूसरी कंपनियों को पूर्व के देशों में आने के लिए, ना आने रोकने के लिए भी, यूरोप की दूसरी कंपनियां पूर्वी देशों से सस्ता माल खरीद के यूरोप में महंगा ना बेच सके, ऐसा उस चार्टर में कहा गया था। लेकिन वो चार्टर अपना काम नहीं कर पाया। उस चार्टर के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कंपनियां भी आ गई थी पूर्व के देशों में।
जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। जब तक वो तो ये सोच रहे थे हम अकेले जा रहे हैं, आराम से जा रहे थे, अंग्रेज आराम से आ रहे थे यहाँ से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आराम से केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के आराम से आ रही थी। अभी हिंद महासागर में यहीं पहुंची थी कि उनको पता चला कि गोवा में पुर्तगाली लोग आ चुके हैं, उनसे 102 साल पहले 1498 में ही आ गए थे। यहाँ पे देखो, मतलब उनसे पहले ही, वो तो अभी पीछे ही थे, उनसे 102 साल पहले ही वास्को दी गामा, जिसने भारत तक पहुंचने का रास्ते की खोज की थी 1498 में, वो अंग्रेजों से पहले ही पहुंच चुके थे। और अंग्रेज खुश होते आ रहे थे कि हम अकेले ही जा रहे हैं वहां व्यापार करने के लिए। और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर, मैंने आप लोगों को दिखाया, ये भारत के नीचे का जो समुंदर है, ये जो नीला नीला पानी, नीला कलर दिखाई दे रहा है, ये पानी है, ये भारत के नीचे नीला कलर है, ये हिंद महासागर का पानी है। जहां पर डच कंपनी भी 17वीं शताब्दी में गोवा में 1498 में पुर्तगाली वास्को दी गामा खोज यात्री आ चुका था। और अभी अंग्रेज यहीं पर पहुंचे थे उस समय। 17वीं शताब्दी में हिंद महासागर में डच भी यहाँ पर आ गए थे। आप लोगों को भारत तो दिख ही रहा, ये भारत है, ये एशिया है, एशिया में भारत आता है, ये भारत है, यहाँ लिखा भी हुआ है जहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। डच आ गए हैं, मतलब पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला सोच रही है, मैं अकेली आई हूँ, लेकिन उसको नहीं पता भी उनसे पहले पुर्तगाली पहुंच चुके हैं और डच भी आ गए हैं। और 17वीं शताब्दी में डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद डच लोगों के आने के बाद फ्रांसीसी लोग, फ्रांसीसी व्यापारी भी आ गए थे वहां पर हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए। अब आपको पता चल गया, अंग्रेजों की महारानी ने तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को पूर्वी देशों में इसलिए भेजा था कि और कोई वहां व्यापार करने वाला नहीं होगा, तो मेरे देश की ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि और भी कंपनियां वहां पर आई हैं, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। और ये चारों कंपनियां क्या कर रही हैं? चारों कंपनियां सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग और इलायची और दालचीनी, 6 चीजों में ही एक जैसा व्यापार करना चाहती है, क्योंकि इन कंपनियों को पता है कि पूर्व के देशों से ये 6 चीजें सस्ती खरीद कर वो यूरोप के अंदर जाकर महंगा बेचकर क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अंग्रेजों की महारानी ने इसलिए भेजा कि वो अकेले काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 लोग आ गए यहाँ यूरोप के अंदर, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, दालचीनी, जो भी चीजें हमने वहां पर 6 चीजें, काली मिर्च और लौंग, इलायची का जहां पर ज्यादा महत्व था, क्योंकि जहां ज्यादा ठंड पड़ती है और इन लोगों को इन चीजों की जरूरत है। तो हमारे इंडिया में ही मिलते हैं ये मसाले और कपड़े। तो ये चारों कंपनियां यहाँ भारत से सस्ता ये सारा सामान खरीद कर, ये भारत भी पूर्वी देशों में आता है, यहाँ से सस्ता खरीद कर और यहाँ यूरोप में महंगा बेचना चाहती थी। लेकिन भारत को तो इसका फायदा हुआ। अगर एक कंपनी आती तो हमें उनकी मनचाही कीमत पर सस्ता देना पड़ता, लेकिन इन चारों के आने से भारत को प्रॉफिट हुआ। भारत अपने मनचाही कीमत पर इनको ये चीजें बेच सकता था। लेकिन इन कंपनियों को पता था कि अगर हमने प्रॉफिट कमाना है तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहती थी, तो वो डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों को खत्म करना चाहती थी। इसलिए उसने 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन चारों कंपनियों ने बाकी 3 को खत्म करने के लिए एक दूसरे के माल से लदे हुए, जो माल मतलब जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, सूती कपड़ा, रेशम का माल जो पूर्व के देशों से खरीद कर शिप पर लाद कर लेके जाते थे वहां पर यूरोप के अंदर। तो जब ये सारा माल लदा हुआ होता था, तो ये एक दूसरे के जहाजों को डुबो देती थी कंपनियां,
क्योंकि एक व्यक्ति कोई किसी चीज का व्यापार करता है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है, अगर उन्हीं उसी सामान का कोई और भी करने लग जाता है तो प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो इसलिए सारी कंपनियां एक दूसरे को खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो एक दूसरे के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी, माल से लदे हुए जहाजों माल से लदे हुए जहाजों को बढ़ने से रोक देती थी, ताकि माल अगर यूरोप में उनका माल पहुंचेगा ही नहीं तो बिकेगा नहीं और प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकेगा। जब व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, मतलब चारों कंपनियों के जो व्यापारी थे वो अपने पास हथियार रखते थे एक दूसरे को खत्म करने के लिए, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी। और अब जिस भी देश से जो हमारे ज्यादातर तो बाहर से ये 4-6 चीजें मिलती थी, इन 6 चीजों को खरीद कर वो अपने गोदाम में भर देते थे। और इनको डर होता है, आपको भी पता, चारों कंपनियां एक दूसरे पर हमला करती थी, एक दूसरे का माल खराब कर देती थी। तो यहाँ पर ये माल रखते थे उसकी सुरक्षा के लिए गोदामों के आसपास बड़े बड़ी किले दीवारें दीवारें खींच देते थे। और अब ये टकराव जो ज्यादा बढ़ गया, ये कंपनियां आपस में ही लड़ रही हैं पहले तो। अब जो हमारे भारत के स्थानीय लोग थे, शासक थे, जो मतलब मुगलों को तो इन्होंने खत्म कर दिया था, ऐसा नहीं है, मुगलों के बाद भी जो उनके सूबेदार और जमींदार थे वो पावरफुल हो गए थे, उनको भी दिक्कत हो रही थी। वो इनको मतलब इन कंपनी वो नहीं दे सकते थे, रियायतें नहीं दे सकते थे। रह तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी 3 को खत्म कर दिया था, उनसे उनके शिप डुबो के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में जो भी नवाब थे, जो भी सूबेदार थे, उनको टैक्स ना देकर ही प्रॉफिट कमाया जा सकता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासक थे उनको टैक्स नहीं देती थी, जिसके कारण स्थानीय शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी में टकराव शुरू हो गया। 4 कंपनियां लड़ रही हैं, 4 कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 को तो खत्म कर दिया था। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई नवाबों से शुरू हो गई। हम और हम देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां लगा के माल इकट्ठा करा, गोदामों पे भरा और किले बंदी की। बच्चों, इस अगर इन वीडियोस को आप बार बार सुनोगे तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला हम जो है अगला जो पेज है, अगले का अगला पार्ट है, उसकी रीडिंग हम अगली वीडियो में करेंगे।